हाँ जी बच्चों, ये अपने जो सातत्य का जो चैप्टर चल रहा है उसका हम नेक्स्ट इसमें क्लास लेकर आए हैं, जिसमें अब तक हमने जो पीछे 5.1 के जितने भी प्रश्न किए हैं उसके आगे के प्रश्न हम करने वाले हैं। ठीक है ना? तो तैयार हो आप सभी? ठीक है, और प्रैक्टिस करो, इसके साथ में प्रैक्टिस करोगे और फिर वापस आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको इसमें परफेक्टनेस आ जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हमने 11 क्वेश्चन कर दिए थे 5.1 की। क्लास 12th की मैथमेटिक्स का जो ये अपना क्लास चल रहा है उसमें हमने शुरुआत के 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अभी हम 12वां क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो आपके सामने है ये। पहले तो आप 12वें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है कि फलन जो है x की पावर 10-1 रहता है यदि x का मान 1 से छोटा या उसके बराबर हो, और x स्क्वायर हो जाएगा तब जब x का 1 से मान बड़ा आ जाए। अब मुझे आप बताइए, इसमें हमें ये पूछा है कि ये कहां कहां असतत है, मतलब ये सतत कहां पर है, असतत कहां पे है। अब देखो बच्चों, कुछ चीजें ऐसी है जो आपके दिमाग में अभी छप जानी चाहिए कि x की पावर 10 और x की पावर 2 दोनों के दोनों बहुपद फलन है, दोनों के दोनों बहुपद फलन है। ऊपर वाला 10 घात वाला बहुपद और नीचे वाला 2 घात वाला बहुपद। अब देखिए, अगर x का मान 1 से छोटा है या उसके बराबर है तो ये एक बहुपद ही तो है ना? इसका मतलब ये हमेशा 1 से छोटे होंगे जितने भी मान, हमेशा देखो x के मान दो तरीके से बदल रहे हैं, एक तो 1 से छोटे होंगे और एक होंगे 1 से बड़े। तो इनमें ये एक्स स्क्वायर और यहां पर भी x की पावर 10-1। सिर्फ और सिर्फ एक पे दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि एक पे ये फलन है ना वो अपना परिभाषा चेंज कर रहा है, कभी तो ऊपर वाला हो रहा है कभी नीचे वाला। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक जो इसका बिंदु है वो है x बराबर 1। 1 से छोटा है तो भी बहुपद है, 1 से बड़ा है तो भी बहुपद, और बहुपद फलन अपने प्रांत में हमेशा अगर वो परिभाषित है तो वो हमेशा सतत हो गए। परिभाषित होने का मतलब है उसके बट्टे में कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि वो बट्टे वाला चीज 0 बन जाए। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये जांच करना है कि x बराबर 1 पर ये संतत है या असंतत है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसमें हम ये लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि फलन जो है fx वो x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 पर बहुपद फलन है। क्या है? बहुपद फलन है। अतः ये जो x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 पर, अतः यह है फलन सर्वत्र क्या है, संतत है। अब केवल जांच करना है, वो ये कहे कि x बराबर 1 पे आपको जांच करना है, x बराबर 1 पर जांच करना है। तो x बराबर 1 पर कैसे जांच करेंगे? अब तक तो आप समझ गए होंगे कि x बराबर 1 पे हमें इस फलन की लिमिट निकालनी है और वो लिमिट उस फलन के मान के बराबर करना है। तो देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे हम निकालेंगे लिमिट, और लिमिट निकालने के लिए दो चीजें निकालनी पड़ती है। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, वो निकलेगी लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकालना है क्या, और लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहां पे लगेगा फलन का मान। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव यानी 1 से छोटा, और 1 से छोटा कौन सा है भाई? 1 से छोटा है x की पावर 10-1। तो यहाँ पे देखो x की पावर 10-1, तो 1 से छोटा है तो x का मान, फलन का मान ये हो गया, और x का मान रखना 1। तो 1 की पावर कितनी भी कर दो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 की पावर कितनी भी करने से कितना आंसर आएगा इसका, बताओ? 1 - 1 का आंसर आ गया 0। तो ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है इसकी, 0 आ गई। ठीक है, अब इसकी निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकालनी, इसलिए 1 प्लस, क्योंकि राइट में हमेशा 1 प्लस निकलता है। और फलन का मान बच्चों, राइट यानी 1 से बड़ा, और ऊपर ये 1 से छोटा और ये 1 से बड़ा है, तो निश्चित x स्क्वायर होगा फलन का मान। तो हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और फलन का मान हो जाएगा x स्क्वायर। अब कितने बच्चे x स्क्वायर का मान 1 बताएंगे? सर 1 आएगा।
ये तो गड़बड़ हो गई। जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, ये फलन की सीमा ही अस्तित्व नहीं है। अब बच्चों पहली बात तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो बताओ ये फलन के मान के बराबर होगा क्या? नहीं होगा ना। तो हम ये क्या कहेंगे, यहां चूंकि यहां लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो सीमा का अस्तित्व नहीं है। पहले देखो एक बात बताओ, अगर सीमा का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर उस सीमा को हम फलन के मान के बराबर कैसे करेंगे? भाई फलन का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। पहली बात तो इसका सीमा का अस्तित्व ही नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए यह x बराबर 1 पर फलन असंतत है। क्या है? असंतत, यानी टूट जाएगा। और ये x बराबर 1 पर आने ये फलन टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, इसलिए असंतत है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब देखो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना, 13 कैसे करेंगे? वही सिंपल सी बात है। क्या पूछ रहा है, क्या ये फलन हर जगह सतत है, यानी कभी ये टूटेगा या नहीं टूटेगा? अब मेरे से पढ़ने वाले बच्चे इतना कहेंगे कि सर हम आपसे इतना पढ़ चुके हैं, तो हम इतना आइडिया लगा सकते हैं कि जब x का मान 1 से छोटा है तो इस फलन का मान x प्लस 5 है, और x का मान 1 से बड़ा है तब इस फलन का मान x माइनस 5 है। x प्लस 5 और x माइनस 1 रेखिक समीकरण है, जो कि एक सरल रेखा को बनाएंगे, और सरल रेखा कभी नहीं टूटती है ना। बस ब्रेकिंग पॉइंट जो है ना वो x बराबर 1 है, क्योंकि 1 पे इस सवाल की ध्रुवता चेंज हो रही है। ये सवाल कभी तो जा रहा है x प्लस 5 की और कभी जा रहा है x माइनस 5 की, और इसका मतलब हमें जांच करना है तो सिर्फ और सिर्फ किस पे जांच करना है? x बराबर 1 पर। तो मैं आपको 1 पर शॉर्ट में जांच करवा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। एग्जाम में 3 में से 3 नंबर दिलाएगा ये, मतलब 2 नंबर का आ गया तो 2 नंबर पूरे से पूरे आएंगे इस तरह से करने पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 पे जांच कर ले, वही तरीका। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और फलन का मान। बताओ बच्चों इसमें फलन कौन सा होगा? जब 1 से छोटा है, क्या ये 1 से छोटा है? नहीं, ये तो 1 से बड़ा होता है। और 1 से छोटा कौन है? x प्लस 5, x प्लस 5। x की जगह 1 रख दो, 1 और 5 कितने आ गए? 6। तो बताओ बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया? 6 आ गया। अब निकालोगे राइट हैंड लिमिट, तो उसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और fx। बताओ बच्चों इसमें फलन कौन सा लोगे आप? 1 से बड़ा कौन है? 1 से बड़ा ये है, तो x माइनस 5। x की जगह 1 रख दो, 1 में से 5 गए माइनस का 4। देखो अंधा भी देख के बता देगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, अंधा कैसे बताएगा? 6 है ना, वो माइनस 4 के कभी बराबर नहीं होता, लेकिन सुन तो सकता अंधा। उसको बोल देंगे भैया 6 और 4 माइनस 4 कभी इक्वल होता है क्या? तो वो क्या कहेगा? मैं बिना देखे बता सकता हूँ नहीं होता है। ठीक है ना, तो अपन को मैथमेटिशियन कुछ भी पॉसिबल करा देते हैं ना। तो देखो 6 कभी भी माइनस 4 के इक्वल होता नहीं है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स मीन क्या मतलब इसका? इसलिए यह फंक्शन, यह फलन x बराबर 1 पर असतत है, बाकी x बिलोंग्स टू r पर सतत है। ठीक है ना, यानी r में से 1 निकाल दो, बाकी ये सब जगह सतत है। तो कुल मिला के बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि जो x बिलोंग्स टू r, लेकिन इसमें से 1 कम कर दो, इस पर क्या ये सर्वत्र सतत है, सर्वत्र सतत है बच्चों। ये आप लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो। तो ये शानदार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि x r में से 1 निकाल दोगे तब तो सर्वत्र सतत हो जाएगा, अदरवाइज ये कहीं पे भी सतत है, सॉरी हाँ 1 पे सतत नहीं है, बाकी हर बिंदु पे ये सर्वत्र सतत है। तो ये आप नोट करो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको आइडिया तो लग ही चुका है कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो लिखा होता है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी पे जांच करते हैं, बाकी किसी बिंदु पे जांच नहीं करते। वहां पे ये सर्वत्र क्या होता है? सतत ही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आप इनको नोट करो अच्छे से।
देखो बच्चों, दो इजी क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 जो ये कहता है कि फलन का जो मान है वो कभी तो 3 होता है, कभी 4 होता है, कभी 5 होता है, कभी ये आवारा लगता है, कभी ये पागल लगता है, कभी ये 5 लगता है। ठीक है, ऐसे एक सॉन्ग है बच्चों। तो ये फलन का मान कभी तो 3 है, कभी 4 है, कभी 5 है। ये कब कब है? जब अगर फलन में जो प्रांत है x वो 0 और 1 के बीच में है, तब तो फलन का मान 3 है। 1 से बड़ा हो गया और 3 से छोटा व बराबर है, तब इसी फलन का मान डायरेक्ट 4 होगा। यदि 3 से बड़ा और 10 के बीच में है और बराबर भी है, तब इस फलन का मान 5 है। ये आपको बता रहा है। अब इस पे आपको ये जांच करना है कि ये फलन कहां कहां पे टूट रहा है, बस इतना ही बताना आपको। इसके लिए बच्चों इसका ग्राफ भी काफी है अगर बनाना चाहो तो, अदरवाइज आपको तो पता ही है। ये फलन मैं देखो यहाँ पे मार्क कर रहा हूं। एक तो इस पे ये ध्रुवता बदल रहा है 1 पे, क्योंकि 1 से छोटे होने पे अलग है, 1 से बड़े होने पर अलग है। एक ये 3 पे ध्रुवता बदल रहा है, बाकी 0 और 10 पे नहीं बदल रहा, क्योंकि 10 पे छोटे से बता रखा है, 10 से बड़े पे कोई चीज दे नहीं रखी। 0 से बड़े होने पे दे रखा है, लेकिन 0 से छोटे होने पे क्या होता है ये हमें पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1 और 3 पे ये फलन है, वो ध्रुवता बदल रहा है। तो यहाँ पे हम जांच कर लेते हैं, बाकी सब जगह ये सर्वोत्तर सतत फलन है, निश्चित है। क्योंकि 3, 4, 5 एक अचर फलन होता है। आप जानते हो अचर फलन क्या होता है? अचर फलन रियल नंबर में कोई भी एक संख्या अगर f(x) के बराबर आ जाए तो वो अचर फलन होता है, वो हमेशा सर्वोत्तर सतत होता है। अब देखिए अब आप दो जगह चेक कर लीजिए, x बराबर 1 पे, x बराबर 3 पे। सबसे पहले हम जांच करते हैं x बराबर 1 पे। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, आप कहोगे सर क्या मजाक है, इससे ज्यादा तो और कुछ इजी है ही नहीं। मुझे भी पता है ये सबसे इजी है। 1 से पीछे जाने पर, ठीक है ना, और 1 से पीछे जाएंगे तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। इस पे आंसर कितना है? 3। मतलब देखो आप यहां फलन का मान लेना है 3। अब देखो फलन का मान लेना है 3 और 3 में तो x है ही नहीं, इसका मतलब x कुछ भी लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका आंसर कितना आएगा? 3, है ना। अब इस पे RHL निकालो, इस पे क्या निकालो? RHL। तो RHL क्या लेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब फलन का मान यहाँ पे देखो, 1 से बड़ा हो गया तो ये तो छोटा है, ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा तो इस फलन का मान कितना है? 4, और इसका आंसर भी कितना आएगा? 4। अब मुझे बताओ इस जन्म में तो ये बराबर हो नहीं सकते। बताओ 3 और 4 कभी बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसका मतलब सीधा सा है कि ये आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये x बराबर इस पे, x बराबर 1 पर क्या है? असतत है बच्चों। क्या है? असतत है। कारण क्योंकि x बराबर 1 पर सीमा विद्यमान नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है बच्चों। देखो मैंने आपको पैटर्न से कराया है, इतना कुछ नहीं है, इसके नीचे लिख दोगे और 3 और 4 के बराबर नहीं लिखना है, बाकी सेम है, ठीक है ना। ऐसा ही अब x बराबर 3 पे भी चांस कर लेना। सेम क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है, मैं इसको करा देता हूं। सुनो ध्रुवता कहां चेंज हो रही है? देखो 0 पे हो रही है, क्योंकि 0 से छोटा होगा x तो 2x है, 0 से बड़ा होगा x तो 0 है, यानी 0 पे ध्रुवता चेंज हो रही है। और फलन 1 पे भी चेंज हो रहा है, यानी 0 और 1 इन दोनों पे जांच कर लो, बात खत्म। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर जांच करते हैं, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट वो निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फलन बच्चों 0 नेगेटिव यानी 0 से छोटी, और 0 से छोटी, 0 से छोटी ये है। 0 से छोटी x पे बताओ फलन का मान 2x, कितना है? 2x। और बताओ 0 से छोटा यानी x का मान कितना लिखना है? 0। तो x का मान जैसे 0 रखेंगे, 2 गुणा 0 कितना होता है? 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और फलन का मान लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव होने पर 0 से जैसे बड़ा हुआ है फलन का मान कितना हुआ है? 0। फलन का मान 0, और 0 पे 0 रखने से 0 ही आएगा। ये जबरदस्त काम हो गया, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आ गया, ठीक है ना। और जब आप x का मान 0 रखते हो
तो फलन का मान भी 0 है, ये भी इंटरेस्टिंग वैल्यू है। f0 का मान भी 0 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है ना इक्वल है 0 के। इसका हम ये कह सकते हैं कि लिमिट जो है ना, क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 फलन पे, वो फलन के 0 रखने पर जो मान आता है उसके बराबर है। इसका मतलब क्या, ये 0 पर क्या है, सतत है, 0 पे सतत है। तो ये x बराबर 0 पर क्या मिल जाएगा, सतत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम किस पे जांच करेंगे, ये इसका रिजल्ट हो गया बच्चों, क्या हो गया, रिजल्ट। अब हम निकालेंगे x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 पे भी ऐसे जांच कर सकते हो। 1 पे ये मान के चलो ये असतत आएगा, रीजन बताता हूं। जैसे 1 से छोटा होगा फलन का मान 0, और 1 से बड़ा होने पर लिमिट निकलेगी 4। कितने निकलेगी, 4, और 4 निकलेगी राइट हैंड लिमिट, और 4 और 0 इस जन्म में तो बराबर हो नहीं सकता। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ना। इसका मतलब सीधा सा है कि x बराबर 1 पे यह फलन असतत है। क्या है, असतत। तो हम ये कहेंगे इसमें जो बीमारी है वो क्या है, बताओ बच्चों, x बराबर 1 पर क्या है, असतत है। ठीक है, और ये कहां पे असतत है, ये भी x बराबर 1 पर असतत है। ठीक है ना, ये भी x बराबर 1 पर असतत है। अच्छा, क्या ये 3 पे सतत है, नहीं, 3 पे भी नहीं है, दोनों पे असतत है। क्यों, क्योंकि 3 पे ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रही है 4, और 3 पर राइट हैंड लिमिट निकल रही है 5, और 4 और 5 तो इस जन्म में कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो ये आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या रिजल्ट क्या निकला, x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है ना, चलो इनको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपके सामने 17वां सवाल और 18वां सवाल मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम 17वां सवाल कर लेते हैं, उसके बाद में 18वां करेंगे। 17वें सवाल में एक फलन दे रखा है कि 3 से छोटा होगा या उस 3 के बराबर होगा x, तब उस फलन का मान ax + 1 है, और अगर x का मान 3 से बड़ा हुआ तब उस फलन का मान bx + 3 है। ठीक है, तो x बराबर 3 पर ये सतत है, ये चीज गिवन है। ठीक है ना, दिया गया है ये चीज। अगर ये गिवन है तब ये फाइंड आउट है बच्चों। फाइंड आउट का मतलब आपको जो ज्ञात करना है वो है a और b का मान बताना है, जिसके लिए फलन सतत है। तो देखो, ये प्रश्न बहुत आसान है। सबसे पहले ये बताओ, क्या ये x बराबर 3 पे सतत है। अगर ये 3 पे सतत है, इसका मतलब ये है कि इनकी लिमिट जो है ना उस फलन के मान के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि चूंकि x बराबर 3 पर फलन सतत है, इसलिए इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, और वो दोनों के दोनों उस फलन जिसका x बराबर 3 पे जो मान आता है उसके भी बराबर होगा। क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है, लिमिट को फलन के मान के इक्वल रख दो। यानी एक बार आप लेफ्ट हैंड लिमिट को 3 के इक्वल रखेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट को, तो इससे हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते रहेंगे। तो आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल करो बच्चों। अब एक बात बताऊं कि आपको, f3 है ना, f3 ये x बराबर 3 रखने पे आना, यही तो आना है, इसमें तो रखना है, ये और कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट ही है। क्योंकि 3 से छोटा होने पर वो फलन हम यही तो लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यही है, तो फलन का मान भी यही है। खैर ये आपको अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। देखो, ये बार बार मैं आपके लिए इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आप बार बार अभ्यास करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये बात। ठीक है ना, कि इस लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम फलन, और वही राइट हैंड लिमिट में कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और फलन का मान। ठीक है, अब देखिए आप लिमिट, इसको थोड़ा हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, तो फलन का मान 3 से छोटा होने पे, 3 से छोटा होने पे फलन है ax + 1। क्या है, ax + 1, और 3 से बड़ा होने पे फलन कौन है,
3 से बड़ा होने पे bx प्लस 3, bx प्लस 3। अब यहाँ दोनों में x का मान कितना रख दो, 3 रख दो, तो 3 रखोगे तो 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। पक्षांतरण कर दो बच्चों 1 का, वो आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 1। यहाँ से 3a का मान आ जाएगा 3b प्लस 2। यहाँ से a का मान आ जाएगा बच्चों इसके भी बट्टा में 3 और इसके भी बट्टा में 3। देखो यहाँ से a का मान आ जाएगा b प्लस 2/3। ये a और b में एक रिलेशन आया है। क्या आया है? रिलेशन। तो ये इसका आंसर है। वैसे अगर आप a और b का मान इस तरह से रखोगे कि a का मान b से 2/3 एक्स्ट्रा है, तो उस मान पे ये दोनों फलन जो होंगे वो हमेशा x बराबर 3 पे क्या होगा? सतत होगा। तो ये a और b का वैसे डायरेक्ट मान निकलता तो बहुत बढ़िया रहता, जैसे a का मान लो 4 निकल जाता, b का मान 6 निकल जाता, लेकिन यहाँ पर a का मान b पे डिपेंड कर रहा है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं b का मान a पर डिपेंड कर रहा है। यानी ये है ना, एक रिलेशन आ गया a और b के बीच में। यानी हमें a और b का जो अंतर है ना वो 2/3 रखना है। ऐसा अगर कोई संबंध बन जाए a और b में, तब ये सवाल एकदम से सतत होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बढ़ते हम 18वें सवाल के ऊपर। ठीक है, चलो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखेंगे। इसमें भी बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम से इडियोटिक क्वेश्चन है ये, मान के चलो एकदम से बेकार क्वेश्चन है। आपको तो बस इसको हल करना है। कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से देखो, फलन का जो मान है वो लेमडा, ओहो इसमें लेमडा दे रखा है x² माइनस 2x है। कब? जब x का मान 0 से छोटा है, और जब x का मान 0 से बड़ा होता है तब इसी फलन का मान 4x प्लस 1 है। ठीक है, तो लेमडा के किस मान के लिए फलन 0 पर सतत है? लेमडा के किस मान के लिए फलन 0 पे सतत है? तो बच्चों हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है। क्या याद करना? लेमडा का मान, जिसके लिए x बराबर 0 पर सतत हो जाए। तो एक काम करो, माना ये फलन x बराबर 0 पर सतत है और उससे किसका मान आ जाएगा? लेमडा का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो माना x बराबर 0 पर लेमडा सतत है, या फिर इसको आप ऐसे करोगे तो देखो क्या होता है। अगर ऐसे करेंगे ना अपन, तो वो लेमडा का फाइनल जो वैल्यू आएगा उसको आंसर होएगा। या फिर एक काम करो, x बराबर 0 पर जांच करो कि ये फलन सतत होता है या नहीं होता। पहले ये तो देख लो कि x बराबर 0 पर सतत है या नहीं। डायरेक्ट ही हम करने लग गए ना। चलो स्टार्ट करते हैं कि ये फलन सतत है या नहीं, वो तो देखें। x बराबर 0 पे तो देखो हम क्या कहेंगे कि x बराबर 0 पर सबसे पहले इसकी लगा लो लेफ्ट हैंड लिमिट, वो निकलेगी लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और फलन। अब मेरे पढ़े हुए बच्चे जो होते हैं ना, वो फलन ढूंढना उसके लिए बहुत आसान है। 0 से छोटा हो जाए तो फलन कौन सा है? जब 0 से छोटा हो जाए तो फलन ये है। क्या है? लेमडा x² माइनस 2x। बात समझ में? यहां पे 0 रखो। अरे वाह, ये क्या बात! हाँ, ये तो गजब का क्वेश्चन हो गया। 0 में से 0 गए 0, यानी लेमडा से 0 गुना हो गया। अब बच्चों लेमडा का मान यहाँ पे अगर आप 1 करोड़ भी रख दो, 1 लाख, 1 करोड़ कुछ भी रख दो, क्या ये मान कुछ फर्क पड़ेगा? 0 से गुणा होने के बाद तो वो 0 ही कर देगा, यानी ये हो गया 0। अब लेमडा का मान डिपेंड नहीं कर रहा इस सवाल में। तो अब लेमडा का मान आप 100 रख दो, 1000 रख दो, 1 करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब कुछ भी रख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला। ये तो 0 आ गया, तो मुझे नहीं लगता इस लेमडा का कोई मान निकलेगा। ठीक है, फिर हम राइट हैंड लिमिट और निकालते हैं इसमें। तो उसके लिए हम वही काम, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और फलन लिख देते हैं। वो सेम टू सेम प्रोसेस है। ठीक है, और फलन का मान जो है बड़ा होने पर 4x प्लस 1 है। तो बच्चों 4x की जगह 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना आ गया? 1। क्या बात है भाई साहब, ये तो वो मेरा फिक्स डायलॉग है। इस पे आप बोल गए होंगे कि ये तो x बराबर 0 पे इसकी लिमिट जो है ना वो ही आपस में मैच नहीं खा रही, तो फलन के मान निकालने की जरूरत कहाँ है। यानी हम यहां लिख देंगे चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट नो ही है, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व ही नहीं है। सीमा का
अस्तित्व ही नहीं है। अतः x बराबर 0 पर फलन लेम्डा फलन सतत नहीं है तथा लेम्डा के मान से स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र, यानी कि कोई लेम्डा का मान कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पे लेम्डा का कोई मान प्राप्त नहीं होता, लेम्डा का कोई भी मान प्राप्त नहीं होता है जिससे fx सतत हो जाए। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, लेम्डा क्या हो जाएगा कि इसका मान 1 हो जाए? है मतलब आप बताओ मुझे कि लेम्डा का मान आप कितना रखोगी यहाँ पे, ये इसका मान जो है लेम्डा का मान कितना रखेगी, इस फलन का मान 1 हो जाए? नहीं, आप सुनो, मेरी बात सुनो, कि लेम्डा का मान कितना रखूं, 1 हो जाए? पॉसिबल नहीं है। अरे 0 से गुणा होने के बाद 0 होएगा और यहाँ पे लाना है 1, और 1 0 के कभी बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब लेम्डा स्वतंत्र है, लेम्डा का मान कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ। ये इसका आंसर है बच्चों, ये इसका क्या है? रिजल्ट है, जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वैसे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये था 18 क्वेश्चन। अब फटाफट कर लेते हैं हम 19 और 20। चलो इनको नोट करो। बच्चों यहाँ पे इसका प्रॉपर आंसर देखो, 18वें में थोड़ा सा एक पार्ट बच गया था कि आपको जैसे x बराबर 0 पे जांच करना था ना, वैसे x बराबर 1 पे भी जांच करना है। तो आपको बताना है कि x बराबर 1 पे क्या होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर तो आंसर ये आया कि लेम्डा का मान x बराबर 0 पे, तो ऐसा कुछ निकला नहीं। अब इसी सवाल को हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 1 पे जांच करें। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करनी पड़ेगी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से छोटे वाले पे काम में आता है। तो 1 से छोटा, अब ये तो 0 से छोटा है, ये तो 0 से छोटा है, तो 1 से छोटा x से बड़ा है, 0 से बड़े वाले x इसी में आते हैं। तो ये फलन फिक्स हो गया। जब x का मान 1 से बड़ा होगा ना, मतलब x बराबर 1 पे है ना, देखो लेफ्ट हैंड कब निकलता है, जब हम लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। और ये 1 नेगेटिव का मतलब होता है कि 1 से थोड़ा सा छोटा है, और वो पक्की बात है, वो 0 से बड़ी मिलेगी। 1 से थोड़ा सा छोटा होता है ना, वो 0 से बड़ा ही होता है ना। तो इसमें हमें फलन जो मिलेगा ना, वो 4x + 1 मिलेगा दोनों कंडीशन में, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है। पढ़ाई कॉन्सेप्चुअल करने वाला बच्चा इस बात को अच्छे से समझ गया है कि जब बात आती है 1 पे, तो 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा बड़ा, वो x ग्रेटर देन 0 वाले केस में आएंगे, दोनों के दोनों। तो यहाँ पे लिमिट निकालो, डायरेक्ट निकाल लो, इसका भी 4x + 1, 4x + 1, और हमेशा इक्वल ही रहेंगे, हमेशा इक्वल ही रहेंगे, ये मान कभी चेंज नहीं होंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लेम्डा का मान इसमें भी कुछ नहीं निकला। लेकिन हाँ, x बराबर 1 पर हमेशा क्या रहेंगे, सतत रहेंगे, सतत रहेगा, ठीक है ना। उसका मान आएगा 5 और इसका भी 5, तो x बराबर 1 पे सतत रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब मैं 19th कराता हूँ, ये मिटा के, ठीक है। देखो, अगर आपको बच्चों इसमें समझ में नहीं आए ना कोई पॉइंट, मान लो क्या होता है, किसी बच्चे की पढ़ने की समझने की स्पीड कम होती है, फिक्र मत किया करो, आप उसको वीडियो को रोक लिया करो और थोड़ा पीछे जाके फिर देखा करो, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, एक 19th क्वेश्चन देखो कि एक फलन दिया हुआ है gx करके है कोई, और वो x में से उसी x का महत्तम पूर्णांक फलन घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है। और उसको सिद्ध करना है कि ये जो फलन आपको जो दिया गया है ना, ये जितने भी पूर्णांक है सभी पूर्णांक पर असतत है। यानी सभी पूर्णांकों पे हमें असतत करना है, सभी पूर्णांकों पे। तो एक काम करो, पूर्णांक संख्या कौन कौन से होते हैं मुझे पहले तो ये बताओ। पूर्णांक क्या होता है बताओ? पूर्णांक को बोलते हैं आई, इंटीजर, और उसमें होता है 0 1 2 ऐसे डैश डैश, -1 -2 ऐसे डैश डैश। यानी जिसमें 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब हर एक पूर्णांक पे जांच करेंगे तो पागल हो जाएंगे, है ना। हर एक पूर्णांक पे जांच थोड़ी पॉसिबल होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक
पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माना एक पूर्णांक a है, क्या है a, जो कि अच्छा i को भी रिप्रेजेंट करते हैं, z से भी दर्शाते हैं, और ये पूर्णांक में है, ठीक है। और a किसमें है, z पूर्णांक है। और ये मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक लिया है, वैसे कोई ऋणात्मक नहीं लिया, इसमें हमने क्या लिया है, धनात्मक, और वह a धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब वो तो आपकी मर्जी, आप धनात्मक ले लो ऋणात्मक ले लो, उससे कोई खास फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। हमने क्या किया, एक धनात्मक पूर्णांक पे जांच करेंगे, यदि उस जांच में ये फलन असतत आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये जितने भी पूर्णांक है ना वो सब के सब असतत है, पूर्णांक पर ये फलन असतत है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फलन दे रखा है x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन, अब पहले तो आपको मुझे पता है ये महत्तम पूर्णांक क्या होता है, ये भी नहीं पता आपको, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाम है इसका महत्तम पूर्णांक फलन, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए बड़ा कोष्टक है ना, बड़ा कोष्टक, उसके अंदर लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सा होता है बच्चों, या तो ये x के बराबर आएगा, या तो ये x के बराबर आएगा, या x से कम आएगा, x से क्या आएगा, कम। अब कितना कम आता है ये मैं एक आसान भाषा में आपको समझा देता हूं, संख्या रेखा से आप इतना जल्दी समझ लोगे कि इसकी कोई हद नहीं होती। कैसे, सुनो, मैंने बीच में ले लिया जीरो, क्या ले लिया, जीरो। अब मैंने जैसे ही बीच में जीरो लिया, यहां पे जीरो के आगे धनात्मक संख्याएं आएगी, जीरो के पीछे ऋणात्मक संख्याएं आएगी। देखो 1 2 3 4 और आगे 5, ऐसे ही पीछे -1 -2 और -3, और ये पीछे चलती रहेगी, ठीक। अब महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों कि मान लीजिए अगर इस x में, क्या इस x में आप कोई पूर्णांक डालते हो, क्या डालते हो, पूर्णांक, तो जैसे मान लो आपने डाला महत्तम पूर्णांक 3 का मान, तो 3 ही आएगा, यानी x के बराबर। जब कब आएगा, जब x क्या हो, पूर्णांक, x क्या हो, पूर्णांक। और x से कम कब आता है, जब x पूर्णांक नहीं होता है बच्चों, x पूर्णांक नहीं होता है। मान लीजिए कि x पूर्णांक नहीं है, तब मतलब कि आपने मान लो 3.4 का वैल्यू पूछा। अब मुझे आप यहां बताओ बच्चों, 3.4 3 और 4 के बीच में आएगा, यहाँ पे है 3.4 जो है, आप इसको जूम कर लीजिए स्क्रीन पर, देखें हम ये 3.4 जो है ना, 3.4 जो है, देखो तो आपको 3.4 दिख रहा है, चलो जूम कर देते हैं, देखो। अब ये जो 3 और 4 के बीच में जो 3.4 जो है ना, वो इनके बीच में आ गया है। यानी अगर आपसे कोई पूछे 3.4 का मान कितना है, तब इसका मान इससे कम वाला जो पूर्णांक है वो इसका आंसर आएगा। तो 3.4 के इधर कौन है, 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। बस जूम कितनी आवश्यकता थी। अब देखो 3.4 जो है ना, उसका महत्तम पूर्णांक फलन का मान कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे ही मुझे आप जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब इसके जस्ट पीछे जो पूर्णांक होगा वो हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर 2.6 तो 2.6 2 और 3 के बीच में यहां पे होगा, है ना, तो बताओ उसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2.9 है तो भी इसका आंसर कितना आएगा बताओ। आप कहोगे सर 2.9 तो एकदम से 3 के पास है, क्या मैं इसका 3 आंसर दे दूं क्या, नहीं। 2.9 जो है ना, देखो ध्यान से देखना, 2.9 जो है वो किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। 2.9 2 और 3 के बीच में आएगा, तो बीच में आने से इसके जस्ट इधर वाला पॉइंट, इधर वाला पूर्णांक कौन है, 2, तो इसका आंसर आएगा 2। कितने शानदार सवाल है ये, है ना। तो इस तरह से हम इनको करते हैं। चलो अब मैं कुछ नेगेटिव वाले और बता देता हूं आपको, नेगेटिव वाले, ठीक है। तो देखो, हाँ, तो इसका आंसर कितना आया, 3 आया इसका, ठीक है। आगे देखो, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है और ये -2 है। बच्चों एक बार मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, मैंने इसमें से एक वैल्यू तो ली 1.1,
ठीक है, और एक वैल्यू लिया मैंने 1.99, तब कितना आएगा। ठीक है, अब आप, मुझे पता है आपने सीख लिया है ये 1.1 1.99 है तो इसी के बीच में, अब इसके बीच में तो इसके जस्ट पीछे कौन है, एक, तो इसका आंसर एक आएगा। 1.1 इधर है और 1.9 इधर है, नजदीक तो 2 है लेकिन इससे जस्ट पीछे कौन सा पूर्णांक है, वो इसका आंसर आएगा, यानी 1 आएगा। आप गलती से 2 मत कर देना, यानी या तो वो x के बराबर आता है या फिर x से कम आता है बच्चों। ठीक है, यानी ये पॉइंट वाली संख्या ही हट जाएगी। लेकिन अगर यही सवाल मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, माइनस का 1.1 कितना आएगा, माइनस का 1.99 कितना आएगा, बताओ। अब आप मुझे बताओ कि माइनस 1.1 कहां मिलेगा, आप कहोगे सर -1 ये है ना, और -1.1 इसके जस्ट पीछे यहां मिलेगा, आगे नहीं मिलता है बच्चों, यही तो दिक्कत होती है। माइनस का 1.1 यहां, आगे तो ये है, देखो 0, -0.9, -0.8 ऐसे है ये, ठीक है ना, मतलब -0.987, -0.1 फिर 0। देखो माइनस की संख्याएं है ना, जैसे कि आपकी 1.1 है और 0.1 है, अब इन दोनों के मैं माइनस लगा, वैसे तो ये 1.1 बड़ा होता है, लेकिन जैसे इन पे माइनस लगेगा ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पे 0.1 तो यहां पे है माइनस में, लेकिन -1.1 यहां पे है बच्चों। ठीक है ना, 1.1 वैसे 1 से बड़ा है, जैसे आपको मैं अगर आपसे पूछूं 1.1 वैसे तो 1 से बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही माइनस लगता है ये -1 से छोटा हो जाता है बच्चों। क्या होता है, छोटा। तो -1 इधर है, उससे छोटी चीज हमेशा संख्या रेखा के इस तरफ लिखी जाती है, बाईं तरफ, तो -1.1 यहां आएगा। तो -1.1 के पीछे कौन सा पूर्णांक है ये बताओ, माइनस का 2 यानी माइनस का 2। तो ये जो समझ में आ गई ना बात, तब जाके कुछ मजा आएगा, क्योंकि देखो 1.1 अगर प्लस में है तब तो आंसर आया 1, और 1.1 माइनस में तब आंसर कितना आया, -2। ठीक है ना, यहां पर बात आपको समझने वाली है। अब देखो माइनस के 1.99, तो इसके जस्ट पीछे कौन सा पूर्णांक है, -2, तो ये आंसर है, ऐसे देते हैं आंसर। ठीक है ना, चलो इसको और थोड़ा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन करने से, प्रैक्टिस करने से आंसर मिलेंगे आपको। मैं इनको मिटाता हूं, ठीक है, आप अगर नोट करना चाहो तो वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो। ठीक है, मैं आपसे और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अभी बता देंगे आप। चलो बताओ 0.9 महत्तम पूर्णांक में कितना आएगा, कितना आएगा, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है। देखो ये जो संख्या है ना, ये 0 और 1 के बीच में, तो 0 1 के बीच में है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी हमेशा पीछे वाला होता है। 1.4, तो 1.4 जो है किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, तो सबसे पहले कौन लिखा है, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 1.9 का आंसर भी 1 होगा। अगर आपसे मैं पूछ लूं 100.99, तो अब भी आंसर कितना आएगा, 100 आएगा, यानी ये संख्या 100 और 101 के बीच में है, तो उसका पहला जो अक्षर होता है ना 100, उसका ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, 100। लेकिन ये सारे सवाल अगर आपसे मैं माइनस में पूछूं, तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं माइनस के 12.4 का मान कितना आएगा, अब आप जल्दबाजी में 12 आंसर मत दे देना, क्यों, क्योंकि यही सवाल अगर आपसे मैं 12.4 का सिंपल पूछूं तो आप क्या बताओगे कि सर 12 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो 12 यहां पे होता है और 13 यहां पे होता है, और 12.4 1 2 3 4 मान लो यहां पे, तो इसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक है ना, वो इसका आंसर होता है, वो इसका आंसर होता है। तो यहां पे देखो इसमें कैसे हम पता लगाएंगे, इसको बना लो आप, जैसे ये मान लो -12 है, यहां पे माइनस का कितना आएगा 11, यहां पे माइनस का 13 आएगा। ठीक है, तो -12.4 इस तरफ आएगा कि इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा 12.4 यहां पे, क्योंकि माइनस की संख्या इस तरफ है ना, जैसे चलती है, जैसे -1 -2 -3 -4 -12 -12.1 -12.2 -12.3 5 6 7 8 9 -12.9 फिर माइनस का 13, तो ये माइनस का 12.4 इधर आएगा। अब इसके ठीक पीछे पूर्णांक कौन बैठा है ये बता दो मुझे, तो माइनस का 13 बैठा है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 13। जबकि यहां पे कितना आ रहा है, प्लस में लेने पे 12 आ रहा है, और माइनस पे लेते ही कितना आ गया, माइनस का 13। अब बच्चों मैंने ये आपको एक एक अंतराल का क्वेश्चन बता दिया, चलो इसका और पूछ लो। यहाँ पे
मान लो क्या माइनस के 11.5 है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। इसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक कौन है, -12, तो ये -12, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग महत्तम पूर्णांक की वैल्यू बता सकते हो, बता दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। मतलब मैंने अभी तक जितना आपको सिखाया है वो अभी काम आने वाला है बच्चों। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि किसी भी पूर्णांक पर ये फलन सतत नहीं है, असतत है। तो एक पूर्णांक हमने ए इसमें ले लिया। अब देखो बच्चों, x बराबर a पर, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तरीका सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, बात खत्म। और वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगा ही नहीं, तभी क्या होगा, वो असतत होएगा, ठीक है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में बच्चों क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a से छोटा, a से थोड़ा सा छोटा है। अच्छा, a पूर्णांक है, मान लो a पूर्णांक है, मतलब मान लो 12 है, इस टाइप की चीज है। a कितना है, 12 टाइप चीज है। और 12 से थोड़ी सी छोटी चीज 12 की इस तरफ आएगी, कुछ तरफ आएगी, बताओ छोटी चीज किस तरफ आएगी। अगर मैं संख्या रेखा बना दूं यहाँ पे बच्चा 12, तो 12 से जस्ट छोटी वाली चीज, मतलब ये 11 है, ये 12 है और ये 13 है। मुझे आप इतना बता दो बच्चों, मुझे आप इतना बता दो कि 12 से जस्ट छोटी वाली चीज इस तरफ आएगी, कुछ तरफ आएगी, 12 से छोटी इस तरफ आएगी, आएगी ना। तो 12 से छोटी चीज आएगी इस तरफ, और इस तरफ आने से आंसर कितना आएगा महत्तम पूर्णांक का, 11 आएगा। यानी देखो मेरा सवाल तो है 12 ऐसे, ठीक है, लेकिन जब हम लिमिट लेते हैं a नेगेटिव, यानी 12 से थोड़ा सा छोटा, तब 12 से छोटा लेते हैं, तब यहां पे तो आंसर 12 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे पूछूं ये चीज 12 से छोटी है, तो 12 से छोटी होते ही इस वाले कोष्टक में आएगी, इस वाले कोष्टक में महत्तम पूर्णांक कितना आंसर देगा, 11 आंसर देगा बच्चों। क्या देगा, 11। तो देखो क्या करना है, यहां पे आपको अब यहां पे ये समझना है कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, तब यहां पे जो आप फलन लेते हो ना, फलन जो आप fx लेते हो, देखो मैं आपको समझाता हूं। ये जो लिमिट लेते हो x टेंड्स टू a नेगेटिव, जिसमें x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन ये आप लिखते हो, ठीक है ना, ये लिखते हो। अब इसमें क्या करना है कि x ऐसा का ऐसा, x तो ऐसा का ऐसा, लेकिन महत्तम पूर्णांक फलन जो है ना, वो 12 से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आंसर कितना आया, 11। यानी एक कम करना है, एक कम करना है, तो माइनस तो पहले से पड़ा है, और इसका आंसर आ जाएगा x-1। ये देखो ये आंसर, यानी इसका जो वैल्यू है ना, ये x-1 होगा। यानी अगर मैं आपसे बात कहूं, क्योंकि यदि a जो है ना z है, और a से थोड़ा सा छोटा, a से थोड़ा सा छोटा, और थोड़ी सी वैल्यू को हम h मान लेते हैं, जब जैसे ही हम इसको घटाते हैं ना a-h, तो जब हम a-h का अगर महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे ना, तो वो a-1 आएगा, a-1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे a है बच्चों, यहाँ पे a है, और ये a-1 है, और ये a+1 है। अब a में से थोड़ा सा h घटा दिया तो यहाँ पे आया। अब अगर मैं इसको a-h का महत्तम पूर्णांक फलन निकालूंगा, तो बताओ ये इन दोनों के बीच में है, और इन दिनों के बीच में है, तो बीच में होता है, तब आंसर होता है एकदम से बाई साइड वाला, और बाई साइड में कौन है, a-1 है बच्चों। तो यहां से आप समझ सकते हो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी तब महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा उसमें से एक घटाने पे, क्या घटाने पे, ठीक है ना। तो चलो अब इसमें से x का मान क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो a-1, तो ये आएगा a-a+1, a से कट गया, इसका वैल्यू आ गया 1। अब जैसे LHL निकाला है वैसे ही RHL निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे, मैं इधर वाला मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये वाला। बस मुझे एक चीज बताओ आप लोग, तो ये a है, a से जस्ट पहले आता है a-1, जस्ट आगे आता है a+1। मैंने a में थोड़ा सा h जोड़ दिया, a+h कर दिया, और यहां पे मैं a+h का महत्तम पूर्णांक फलन जानना चाहता हूं।
और वो आपको पता ही है उसका वैल्यू होता है उससे जस्ट बाएं साइड में जो बैठा है। बताओ a प्लस एच के पीछे कौन बैठा है? a। तो इसका आंसर क्या आएगा? a। ये है इसका आंसर। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? तो ध्यान रखना a प्लस एच का मान इस टाइम कितना आएगा? ये आएगा बच्चों। ठीक है, अब चलो इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे इस फलन को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं बच्चों, कैसे करूंगा? सुनो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस फलन को यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ, आप फिर देखना। gx जो है ना, gx जो है ये दो बार अपनी ध्रुवता बदलेगा। एक बार तो आएगा x माइनस 1 जैसे यहाँ पे लिखा, एक बार आएगा x माइनस x। कब? मैं बताता हूं। यहां पे जब प्लस करते ही वो a के बराबर ही आ गया इसका मान, यानी x का x ही रह गया। ये तो तब आएगा जब जो a है ना अपना a, या मतलब x जो है ये a से छोटा है। ठीक है ना, a से छोटा है, वो पहले वाला केस, ये वाला केस। और ये आएगा तब जब x का मान a से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि x के बराबर तभी आता है जब x का मान a से बड़ा हो। तो ये देखिए आप, और a क्या है यहाँ पे? a यहाँ पे पूर्णांक है, वह a यहाँ पे पूर्णांक है, वो लिख रखा है मैंने नीचे यहाँ पे, a यहाँ पे कोई पूर्णांक है। तो ये फलन ले लिया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब ये काम में ले लिया, है ना, और जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब ये काम में लेंगे। देखो, और इसका वैल्यू कितना आ गया? 0। ठीक है, तो देखो राइट हैंड लिमिट वो कितनी आएगी? लिमिट x टेंड्स टू a से थोड़ा सा ज्यादा, a से थोड़ा सा ज्यादा, और वो है fx। अच्छा बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, x टेंड्स टू a प्लस एच और h टेंड्स टू 0 कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, x टेंड्स टू a प्लस एच और h टेंड्स टू 0 लिख लेंगे, और इसमें लिख लेंगे x प्लस एच। क्या? x प्लस एच कर देंगे। और x प्लस एच करना, जैसे x का मान कितना है? a, तो x का मान कितना लिख देंगे? a। क्या लिख देंगे? a। तो एफ ए प्लस एच का मान कितना आ रहा है? एफ ए। ठीक है ना, तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, तो इसमें वैसे तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिखेंगे। ठीक है ना, अब इतना इतना घुमाने की इसको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, इसको डायरेक्ट 0 लिख दो तो बहुत काम ही खत्म हो जाएगा। अब यहां से ये प्लस ले लो, कुछ ले लो, ये 0 आ गया, और 0 में 0 रखना कुछ रखने नहीं पड़ता, 0 है, और 1 कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे? एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है, इसलिए सभी पूर्णांक पर, क्या? सभी पूर्णांक a बिलोंग्स टू z पर फलन असतत है। क्या है? असतत है बच्चों। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका रिवाइज वापस करा देता हूं। यहां पे मुझे पता है कुछ बच्चों को ये फलन लिखना नहीं आया, एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं देखो अपनी भाषा में इसको कराता हूं। ये तो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये तो सॉल्यूशन है, आप इसको ऐसे नोट करो, इसको हम वापस करते हैं। चलो इसको आप रफ करते हैं। चलो बच्चों, आपको ये संख्या रेखा दिख रही है सभी को? ए कोई पूर्णांक है बच्चों, क्या है? पूर्णांक। और ए से एक जोड़ देने से, एक से एक जोड़ दूं तो उसके नेक्स्ट आगे वाला पूर्णांक आएगा, और एक में इस ए में से एक घटा दूं तो इसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक आएगा। ठीक है ना, अगर इसमें हम थोड़ा सा एक छोटा सा एच जोड़ दिया तो वो इसके आगे रहेगा, और एच घटा दिया है तो ये थोड़ा सा इसके पीछे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बात आप अच्छे से जान सकते हो। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यहां पे मुझे ये निकालना है कि एक बार तो a प्लस एच का महत्तम पूर्णांक बताना है, और एक बार a माइनस एच का महत्तम पूर्णांक बताना। बताओ कितना आएगा? अब मेरा सवाल आपसे यही है। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट एक ही सिखा रखा है कि जिस चीज का भी महत्तम पूर्णांक पूछे, संख्या रेखा पे जाओ और उसके जस्ट पीछे वाला इसका आंसर होता है, उसके जस्ट पीछे वाला। तो इसका जस्ट पीछे कौन बैठा है? ए बैठा है, यानी इसका आंसर क्या आएगा? ए। अब आ जाओ नेक्स्ट, ए माइनस एच के जस्ट पीछे कौन है? ए माइनस 1। अब बच्चों इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए कि इसके अंदर जो कुछ भी होता है ना, उसका मान या तो ये पूरा का पूरा खुद होता है, या फिर ये जितना है उससे एक थोड़ा सा कम होता है। तो ये ए प्लस एच ए से कुछ ज्यादा है तो उससे कम हो गया ए, ए माइनस एच ए में से कुछ घट गया
तो यानी यहाँ पे इससे भी कम आंसर आएगा a-1, ठीक है ना। और ये मान लो a ही होता तब तो इसका आंसर a आता, क्या आता, क्योंकि a का तो यही आएगा, जैसे 8 है, 8 का आंसर 8 ही आएगा। 8.1 कर देंगे, है ना, 8.1 कर देंगे तब 8 आएगा, लेकिन 7.1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7, क्योंकि 8 और 7 में फर्क है बच्चों, ठीक है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझ चुके हो। जैसे कि इसमें चलो ये, और चलो ये इसमें और कराता हूं आपको। बताओ बच्चों, 8 का महत्तम पूर्णांक फलन कितना होगा, 8 आएगा, और 8 में से मैंने आधा घटा दिया और 8 में से मैंने आधा जोड़ दिया। बताओ बच्चों, 8 में कुछ जोड़ने पर 0.5 जोड़ने पर बताओ वो इस 8 से आगे आ गया ना, आगे आ गया तो इसका महत्तम पूर्णांक, जैसे ये 8 है, ये 9 है, ये 7 है, और ये है 8 प्लस आधा, और ये 8 माइनस आधा। बच्चों अब इससे ज्यादा इजी और कहीं नहीं मिलेगा आपको। 8 में आधा जोड़ देने पर बताओ इसके पहले पूर्णांक कौन है, 8 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 8। देखो यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे a आया। 8 में से कुछ घटा दिया, 8 में से कुछ घटा दिया तो इसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक कौन है 7, तो इसका आंसर आ गया 7। ये 7 कैसे आया, 8 में से 1 घटाने पे, 8 में से 1 घटाने पे, तो 8 माइनस 1 कितना आ गया 7। तो यहाँ पे देखो a में से 1 घटाने पे। बच्चों ये था प्रैक्टिकली पूर्णांक फलन को जितना मैं इतना इजी समझाने की कोशिश कर सकूं उतना इजी है, इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं होगा। आप इसको नोट करो। फिर अब देखो वो पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं, रफली कराने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है ना, रफली कराने की कोशिश करता हूं। सुनो, मेरा gx जो था वो इस तरह से फलन था कि x माइनस महत्तम पूर्णांक x, ठीक है, और जब x a से छोटा होता है तो बताओ a से छोटा होने पर इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या आ रहा है a-1। तो देखो x ऐसा का ऐसा, x ऐसा का ऐसा, और इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या आएगा a से छोटा होने पर x-1, x-1, ठीक है। और जब x का मान a से बड़ा हो जाए या ग्रेटर देन इक्वल हो जाए तब देखो जैसे ही बड़ा हुआ, a से जैसे ही बड़ा हुआ इसका आंसर भी कितना आने लग गया a आने लग गया। देखो a में से कुछ जोड़ने पर a, यानी a से अगर आप बढ़ाना शुरू करोगे तो इसका आंसर a ही आएगा, तो यानी x इस महत्तम पूर्णांक का x, और यही मैंने आपको उस टाइम बताया था। LHL में ये यूज करेंगे, RHL में ये यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो आप टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना और बेहतरीन करवा दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अब एक नए क्वेश्चन के साथ। बच्चा पार्टी एक तड़कता फड़कता नया सवाल आया है। 20वां सवाल ऐसे है कि फलन जो है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, जांच कीजिए x बराबर पाई पे ये सतत है या नहीं। चुटकियों में बताते हैं बच्चों, चुटकियों में। पहले तो कर लेते हैं स्मार्टनेस वाली बात। आप लोगों ने एक बात बताओ, साइन x हो चाहे कोस x हो, साइन x का ग्राफ आपने बनाया है, बिल्कुल बनाया सर, ऐसे बनेगा। कोस x का ग्राफ आपने बनाया, बिल्कुल बनाया सर, ऐसे बनेगा, और ये चलता ही रहेगा। कभी ग्राफ टूटता है क्या? जिंदगी में कभी नहीं टूटता बच्चों, ये सर्वत्र सतत फलन होते हैं। साइन x और कोस x कभी भी कहीं पे भी नहीं टूटेगा, हमेशा किसी न किसी बिंदु पर मान देगा और निश्चित रूप से देगा, और मिनिमम मैक्सिमा भी है -1 से 1 के बीच में वो मान देगा, ठीक है। बात समझ लीजिए, साइन x और कोस x कभी भी टूटते नहीं है बच्चों। तो हमारे पास सर्वत्र सतत में एक चीज और ऐड हो गया, बहुपद, ठीक है, और हमारा पास हो गया त्रिकोणमितीय, और मापांक तो हमारे पास है ही, ठीक है ना, मापांक है। अच्छा, एक ही घात x वाले फलन भी हमेशा सर्वत्र सतत होते हैं, है ना, चर घातांक के फलन बोलते हैं, ये भी सतत होते हैं, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, जब साइन x सतत है, x स्क्वायर सतत है, 5 तो एक अचर फलन है, सतत ही होता है, 3 सतत फलनों का जोड़ बाकी, और मैंने आपको बता रखा है प्रॉपर्टीज में, जब से लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सतत फलनों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग अगर वो परिभाषित है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा सतत मिलेगा, ये कन्फर्म बात है कि नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये तीनों सतत है?
सतत है। तो इन सतत का अगर जोड़ बाकी करेंगे तो वो भी सतत ही आएगा। तो ये तो थी बात स्मार्टनेस की। चलो अब स्मार्टनेस के थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैसे ये सतत फलन है, अब हार्ड वर्क और कर लेते हैं। देखो हार्ड वर्क कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना। आपको कुछ नहीं करना, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। निकालेंगे कैसे, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव बच्चा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, s टेंस टू 0 लिख सकते हो और यहां पे f x माइनस h, और x का मान कितना है, पाई बच्चों। चलो एक बार आप x ही रखो और x का मान कितना लिखना है, पाई। तो लिमिट ये नेगेटिव कर लो, h टेंस टू 0 नेगेटिव, और फलन जो है ना x की जगह कितना लिख देंगे, पाई माइनस h। देखो ऐसे बात समझ में आ रही है, सॉरी हाँ h का मान 0 है, इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिख दिया है तो यहाँ पर x में से कुछ घटा दिया, इसका मतलब वो लेफ्ट है, x में कुछ जोड़ देंगे तो वो राइट हो जाएगी बच्चों। ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो फलन है ना उसके अंदर पाई माइनस h आपको टिकाना है बच्चों। तो देखो पाई माइनस h का होल स्क्वायर और पीछे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। बच्चों h का मान 0 रखो, h का मान 0 रखो। देखो ये आएगा पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5, कितना आ गया, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई बच्चा जानता है 0 होता है, तो इसका आंसर आ गया पाई स्क्वायर माइनस 5। तो बताओ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया बच्चों पाई स्क्वायर माइनस 5। अब ऐसे क्या निकाल लो, इसका राइट हैंड लिमिट निकाल लो, ठीक है ना। ये मैं एक बार मिटा देता हूं। अब ऐसे ही आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट h टेंस टू 0 और f में पाई प्लस h रखेंगे। क्या रखेंगे, पाई प्लस h रख देंगे बच्चों, क्योंकि हम पाई में से कुछ जोड़ रहे हैं, छोटी सी धनात्मक संख्या जोड़ रहे हैं। तब देखो पाई प्लस h का होल स्क्वायर, हाँ पीछे लिखना पड़ेगा क्योंकि h का मान रख में 0 भी तो रखना है लास्ट में, फिर माइनस का साइन पाई प्लस h और प्लस का 5, जहां जहां h है वहां वहां 0 रख दो, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन पाई और ये हो जाएगा 5, और साइन पाई का मान 0 होता है तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 5। और जब हम f के अंदर पाई लिखेंगे तो भी इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर माइनस 5। क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या हो गया, देख तेरे सवाल की हालत क्या हो गई भगवान, कितना आसान हो गया ये सवाल। देखो बच्चों इसमें लिमिट जो है ना, इस सवाल की लिमिट कितनी आ रही है, पाई स्क्वायर माइनस 5, और फलन का मान भी पाई स्क्वायर माइनस 5 आ रहा है। दैट्स मीन यह फलन x बराबर पाई पे सर्वतर सतत है। नोट कर लो बच्चों। बच्चा पार्टी 21वां सवाल देखो, आपके साथ मजाक किया है कि पूछा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स गुणा कोस एक्स, क्या ये है फलन सतत है या असतत है। बच्चा पार्टी मेरे को तो आप इतना बता दो, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उनमें से साइन एक्स और कोस एक्स सर्वत्र सतत है या नहीं है, सर सर्वत्र सतत है। क्या है, सर्वत्र। क्या से पता चला, ग्राफ से। अब ग्राफ से पता लगा सकते हो, यानी ये दोनों फलन हमेशा सतत रहेंगे। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दो सतत फलनों का जोड़ भी सतत होता है, तो ये वाला क्या होगा, सतत होगा बच्चों, ठीक है ना। और दो सतत फलनों का घटाव भी क्या होगा, सतत होगा, ये भी सतत है। और दो सतत फलनों की गुणा भी क्या होती है, सतत होता है, ठीक है। अब देखो 3 सवाल पूछे थे, तीनों के आंसर आ गए, है ना। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, यहां पे लिखना है चूंकि साइन एक्स और कोस एक्स सर्वत्र सतत फलन होते हैं, ग्राफ से हम बता सकते हैं और ग्राफ बना के दिखा देना। फिर बोलना कि हम ये गुणधर्म जानते हैं कि दो सतत फलनों का योग, घटाव और गुणा भी सतत फलन होता है, इसलिए ये तीनों की तीनों सतत होंगे। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर भाग भी तो सतत होता है ना। होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बच्चों वो परिभाषित होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, परिभाषित। और यहाँ पे बच्चों इसके बटा में आने वाली चीज है ना वो 0 होती है, और जहां जहां ये 0 होगी ना वहां पे सतत नहीं होगा। तो इसलिए इसको इसमें सवाल में भी नहीं बनाया है, क्योंकि हर में ये 0 हो जाता है
और अंश में तो 0 हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होती। इसलिए परिभाषित नहीं है ना कब कहीं कहीं पे, और जहां जहां ये परिभाषित नहीं होगा वहां वहां ये सतत भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस क्लास में मैंने आपको 12 से लेके 21 तक सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जैसे मैंने इसमें सवाल करवाए वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके लिए वो यूजफुल भी है। नए सवाल आएंगे नई क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, बाय।